वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के लास्ट टॉपिक पर हैं। और इस लास्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, सेकंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब डेमोग्राफिक का मीनिंग क्या होता है? ये जो टर्म है डेमोग्राफी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है एक एरिया में रहने वाले जो नंबर ऑफ पीपल हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी मतलब हो गया पॉपुलेशन। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है वहां की? तो वो पता चलता है हमारे सेंसस से, काउंटिंग। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है? उनको काउंट करना पड़ता है। और जब हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं उस टर्म को हम बोलते हैं सेंसस। क्या बोलते हैं? सेंसस। ठीक है, तो इंडिया का जो पहला फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस था वो हुआ था 1881 में। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेट टू लर्न। इसको बहुत जरूरी ध्यान से समझ लो कि जो फर्स्ट सेंसस था इंडिया का पॉपुलेशन का वो हुआ 1881 में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1881 फर्स्ट सेंसस। और जो तब से हर 10 साल के बाद आफ्टर एवरी 10 इयर्स ये जो हमारा सेंसस है ये होता है। तो 1891, 1901, 1911, 1921 एंड इट कंटिन्यू टिल 2011। और 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ क्योंकि 2021 में जब होना था तो वहाँ भाई साहब कोरोना आ गए थे। अब जब कोरोना वायरस आया तो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही थी, लोगों को रिस्ट्रिक्शन था मूवमेंट आने जाने का। तो उसके बाद से लेकर और 3 साल और ऊपर हो चुके हैं, अभी तक हमारा इंडिया का सेंसस नहीं हुआ है। तो एनी हाउ वी आर एट हियर कि फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब होता है? 1881 में, जो बताता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कैसी थी, ग्रोथ उसका अनइवन था। अनइवन मतलब एक स्टेबल नहीं था कि कभी भी बर्थ रेट ज्यादा हो रही है, कभी डेथ रेट ज्यादा हो रही है, कभी जो है मेल की पॉपुलेशन बढ़ गई, कभी फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये अनइवन कहलाता है। इसके बाद बिफोर 1921 ये रहा। 1921 एक इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो 1921 से पहले लेकर यहाँ तक मतलब 1881, 1891, 1901 और 1911 ये जो 1, 2, 3, 4 सेंसस थे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया जो था फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पीरियड में था, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो चेंज कैसी हो रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो चेंज कैसी हो रही थी वो फर्स्ट स्टेज में थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे वर्ड आ रहा है अनइवन, तो अनइवन का क्या मतलब हो गया? कभी बर्थ रेट ज्यादा है, कभी डेथ रेट ज्यादा है। ठीक है, कभी डेथ रेट ज्यादा हो गई और कभी बर्थ रेट कम हो गई। सो दैट इज अनइवन। तो अनइवन मतलब यहाँ पे एक जैसा समान तो नहीं हो रहा कि बर्थ रेट भी बढ़ रही है और डेथ रेट भी बढ़ रही है, या दोनों जो है एक स्टेबल है और एक में थोड़ा सा कमी या बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, अब सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन कब से शुरू होता है? 1921 में। ये जो 1921 एक थ्रेशहोल्ड हो गया, मतलब एक मार्क हो गया कि इसके बाद जो भी जितने भी सेंसस हुए 1931, 41, 51, 61 और टिल 2011 तक, तो इसको हम किस में आ गए? हम सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में। तो 1921 के बाद कौन सी सेकंड स्टेज ट्रांजिशन आती है? वो होती है कि जहां पर हमारा बर्थ रेट तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा डेथ रेट डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो 1921 के जो सेंसस हुआ उसमें यह पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी बिकॉज हमारा डेथ रेट डाउन हो रहा था और बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, और इसीलिए इस ईयर को 1921 को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों है? व्हाई दिस इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? बिकॉज इससे पहले मतलब यहां तक का जो टाइम पीरियड है, यहां पर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ अनइवन थी, और इसके बाद से क्या हुआ है कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब पॉपुलेशन जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही गई, जस्ट बिकॉज कि हमारी बर्थ रेट हाई थी और डेथ रेट डाउन थी।
ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि बर्थ रेट तो बढ़ गई है और डेथ रेट डाउन हो गई है, और जो इनके बीच का डिवाइड हुआ उसको हमने बोला है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि 1921 से पहले अनइवन ग्रोथ रेट थी और उसके बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ एक स्टेबल पे चलता रहा है। क्लियर? तो इसके बाद आज मतलब आज हम कौन से ईयर में, 2024, और हम लोग कहां पर आ गए पॉपुलेशन वाइज? इंडिया बिकेम द फर्स्ट नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन वन कंट्री। ओके, तो ये सेकंड स्टेज ट्रांजिशन में आया। नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज नॉट इंकरेजिंग। तो जब हम डेमोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हमें सोसाइटी को जानना बहुत जरूरी है कि हमारा सोशली कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे या हम नीचे गिर रहे थे या क्या हो रहा था। तो अब जब हम फर्स्ट स्टेज में हैं पॉपुलेशन के, मतलब 1881 से लेकर और 1921 से पहले तक, ये जो टाइम पीरियड है, उस समय जो हमारा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी वो या तो अनअवेलेबल थी, मतलब थी ही नहीं, बिल्कुल लोगों के पास में नहीं थी, या बिल्कुल ही इनएडिक्वेट थी। अगर थी भी तो बहुत कम लोगों के पास में थी, और नहीं थी तो बिल्कुल भी नहीं थी। कॉन्सिक्वेंटली वाटर एंड एयर बोर्न डिजीजेस वर वाइड स्प्रेड एंड टुक एन ह्यूज टोल ऑन लाइफ। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? एयर एंड वाटर बोर्न डिजीजेस। एयर एंड वाटर बोर्न डिजीज कौन सी होगी? पानी की कौन सी बीमारियां हैं? मलेरिया, कोलेरा, आजकल डेंगू चल रहा है। तो ये जो छोटी छोटी बीमारियां थी मलेरिया के जैसी, टाइफाइड हो गया, तो ये भी जो डिजीजेस थी इनको भी हम क्योर नहीं कर पा रहे थे। और जब हम इनको क्योर ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो लाइफ है वो डिक्लाइन हो जाएगी और हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो उस समय ये जो छोटी छोटी बीमारियां थी इससे काफी सारे लोगों की जान जा रही थी। नेक्स्ट वन इज हमारी लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल भी कितना था? सिर्फ और सिर्फ 16%। कितना? 16%। और उसमें भी जो हमारा फीमेल लिटरेसी लेवल था वो बहुत ही कम था, ओनली 7% था। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ और 16% लोग ही क्या थे? एजुकेटेड थे। और इसमें भी 7% सिर्फ कौन थी? वीमेन, फीमेल एजुकेटेड थी। ठीक, तो हमारा एजुकेशन लेवल बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा हुआ था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि हम अपनी उम्र में कितना जी सकते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज हमारी जो लाइफ है वो कितनी बड़ी है। ठीक, तो उस समय ये बहुत ही लो थी, 44 इयर्स तक ही लोग जी पा रहे थे। और उसके बाद क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, उनके पास में इतनी अवेयरनेस नहीं थी अपने हेल्थ से रिलेटेड, इसलिए उनका जो लाइफस्टाइल है वो उतना इम्प्रूव्ड नहीं था। इसके बाद आता है मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर, कितने लोगों की जान जा रही है। ठीक है, मतलब डेथ रेट। मॉर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट। अब जब हम डेथ रेट की बात कर रहे हैं तो वो बहुत हाई थी, और ज्यादा से ज्यादा किसमें जा रहे थे? हमारे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो और भी ज्यादा थी। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया क्या? नवजात शिशु मृत्यु दर। मतलब जो न्यू बॉर्न चाइल्ड था उसकी जो एज है 0 to 2 ईयर्स वाली, वो उसमें जो बच्चे थे वो ज्यादा मर रहे थे। मॉर्टेलिटी रेट तो है ही आगे, मतलब डेथ रेट तो ज्यादा ही है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा क्या है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो 0 to 2 ईयर्स के हैं, उनमें डेथ रेट बहुत ज्यादा थी। और ये कितनी थी? अगर हम डेटा के अकॉर्डिंगली देखें तो 218 पर थाउजेंड। मतलब अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 218 बच्चे 0 to 2 ईयर्स में डेथ हो रही है। क्लियर? और आज की डेट में क्या हालात है कि अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चों की मृत्यु होती है। ओनली 40 इन्फेंट जो हैं वो डेथ होती है उनकी। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट उस समय बहुत ही ज्यादा था। नेक्स्ट, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक देश में कितने लोग
इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, इकोनॉमिक मतलब कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, और उस अर्निंग में भी वो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है। तो हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और इसी को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। सो वी डू हैव 3 type of sectors: agriculture, that is primary; manufacturing, that is secondary; and the third one is tertiary. But when we see during British rule में क्या था, तो 75% हमारे जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या थे, इन्वॉल्व थे, बिजी थे। फिर आया हमारा 15 सेक्टर इंडस्ट्रियल, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर में 15% है, और सबसे लास्ट है हमारा टर्शरी। टर्शरी का मतलब होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब सर्विस सेक्टर्स हैं। तो उस समय सर्विस सेक्टर सबसे पीछे था, उसके बाद था मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर, और सबसे ज्यादा जो लोग थे वो थे किसमें, ऑक्यूपाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो. If you want to take a screenshot of this, you can take. Okay. Next is हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल हम देखते हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो भरमार हो गई है। अच्छे से अच्छे एयरपोर्ट है, अच्छे अच्छे हाईवेज हो गए हैं, रेलवे में तो और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश रूल में क्या हुआ था, ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। तो एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है कि ब्रिटिशर्स ने जो भी हमारे लिए अच्छा काम किया है, मतलब अगर वो उन्होंने हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है तो वो उन्होंने अपने पर्पस के लिए किया है, उनका पर्पस सॉल्व हो रहा था, तभी उन लोगों ने हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। अदरवाइज अगर उनका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था तो उनको कोई भी जरूरत नहीं थी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करने की, ठीक है। तो अगर आप कभी दिल्ली में आए हैं और दिल्ली से हैं और दिल्ली के कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं, तो जितने भी वहां पे कनॉट सर्कस के आसपास जो बिल्डिंग है वो सारी की सारी उस समय ब्रिटिश काल के द्वारा बनाई गई हैं, ब्रिटिश ने बनाई है, ठीक है। इंडिया गेट किसने डेवलप किया था, ब्रिटिशर्स ने। हमारा राष्ट्रपति भवन है, तो उस एरिया में जो भी बिल्डिंग्स हैं, मेनली जो बिल्डिंग्स हैं वो उस समय की ही बनी हुई है जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे। तो उन्होंने क्यों बनाया वहां पर, क्योंकि वो एरिया में वही लोग रहते थे। वहां के आसपास के जितने भी बंगले हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, मार्केट्स हैं, वो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने लिए डेवलप किया था, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप कभी चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक में जाओगे तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मुगल एम्पायर ने डेवलप किया था। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स वाला कौन सा और मुगल्स वाला कौन सा। तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं किस पर, ब्रिटिशर्स के समय में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था। तो उसमें उन्होंने क्या क्या बनाए हैं, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इन्होंने हमारे को हेल्प तो किया है, लेकिन उनका जो मेन पर्पस था वो था कॉलोनियल इंटरेस्ट रादर देन प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल, एंड इफ वी सेव द पीपल टू इंडिया, ठीक है। तो वो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए, अगेन टू सॉल्व देयर ओन पर्पस, द ब्रिटिशर्स डेवलप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने तभी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, अदरवाइज उनका कोई भी पर्पस यहाँ पर हमारे को फैसिलिटीज देने का नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट वन इज रोड्स। अब कोई भी चीज है उसके लिए हमारे लिए सड़क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल आप देखो हमारे हाईवेज कितने बढ़िया बन गए, हम बहुत फास्ट स्पीड से कहीं पर भी जा सकते हैं, है ना। मुंबई एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, ताज एक्सप्रेसवे है, तो इतने सारे एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, छोटे वेज हैं, हाईवेज हैं। ये सब चीजें जो है वो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो नो डाउट ब्रिटिशर्स ने भी किया, ठीक है, लेकिन अगेन फॉर देयर ओन पर्पस। अब वो कैसे, mobilizing the army within India and drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station, ports, to send these to the England. अब वही बात है भाई, हमारा रॉ मटेरियल कैसे पहुंचेगा रेलवे स्टेशन तक, हमारा रॉ मटेरियल समुद्री पोर्ट तक, जो सी पोर्ट्स थे, सी रूट जो उन्होंने डेवलप कर रखे थे, वहां तक कैसे पहुंचेगा। कोई चीज गांव में बन रही है उसको शहरों तक कैसे पहुंचाना है। तो उसकी सुविधा के लिए उन्होंने क्या बना दी, सड़कें। अब जब सड़कें बन गई तो जो हमारा रॉ मटेरियल था वो वेरी फास्ट
एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगा। ठीक है, अब कहीं पर भी अगर हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे, अगर उन्होंने कोई वहां पे आंदोलन कर दिया तो उनको वहां पर क्या लेके जाना पड़ता था, अपनी आर्मी को, तो उसके लिए भी उनको रोड्स की आवश्यकता थी। लेकिन देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स। अब हम कब की बात कर रहे हैं, ऑल वेदर रोड्स कब की बात कर रहे हैं हम, जब ब्रिटिशर्स का जमाना था। बताओ, आप और हम आज तक दिल्ली जैसे महानगर, मुंबई जैसे महानगरों में क्या देखते आ रहे हैं कि हमारे सड़कों की हालात क्या है। छोटे शहरों पे तो भी मैं बात ही नहीं कर रहा, हम तो एक महानगरों की बात कर रहे हैं। वहां पर भी क्या हो रहा है, जरा सी बारिश आई गड्ढा हो गया। अगर इतनी सी सड़क है तो ऑल वेदर रोड्स तो अभी भी आज तक हमारे यहाँ पर डेवलप नहीं हुई है। और अभी तो बरसात का सीजन आने वाला है, तो रेनी सीजन में आप देख लेना अपने आस पड़ोस में कैसी सड़कों का बुरा हाल होगा। दिस अफेक्टेड बैडली द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज, स्पेशली ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज एंड फेमाइंस। तो फेमाइंस वही हो गया कि भैया कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं बारिश ज्यादा हो गई, सड़कें धंस गई, सड़कें टूट गई। तो ये तो ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं, अरे आज तक हम इसको झेल रहे हैं, है ना भाई। तो नेक्स्ट इज रेलवेज। वाह, रेलवेज का जो काम था ना, एक ऐसी चीज, एक ऐसा इम्प्रूवमेंट जो था रेलवे, वो ब्रिटिशर्स को जितना फायदा किया उससे ज्यादा हमारे को बेनिफिट किया। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई, जो भी ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट की है वो उन्होंने अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए की है। लेकिन रेलवे एक ऐसा सेक्टर निकल कर आया जिसने ना सिर्फ ब्रिटिशर्स को फायदा पहुंचाया बल्कि उनसे ज्यादा हमारे इंडियंस को पहुंचाया। आप पूछो वो कैसे, तो आप समझे हम लोग बात कब की कर रहे हैं, 1850 1920 के आसपास की। ठीक है, तो उस समय क्या था 1850 1860 में, कि हमारे यहाँ पे सोशली हम लोग एकजुट नहीं थे। मुंबई में क्या हो रहा है उस समय, बॉम्बे था, बॉम्बे में क्या हो रहा है दिल्ली वाले को नहीं पता, चेन्नई में क्या हो रहा है वो नहीं पता। ठीक है, तो वी वर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो जो रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ उसने हमारी सोशल बॉन्डिंग बढ़ाई। हमें पता चला कि यार साउथ इंडिया में क्या चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या है, मुंबई में क्या है, गांव में कैसी सोच है। उन्होंने लोगों को सोशली इकट्ठा किया है ना। अब गांधी जी के समय की बात देख लें तो गांधी जी ने कितनी सारी यात्राएं, कितने सारा ट्रैवल किया है, किसमें, ट्रेन्स में, है ना। क्यों, क्योंकि ट्रेन वो एक उस समय एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट था जो फास्टेस्ट था। रोड्स तो थी नहीं, विलेजेस में रोड्स नहीं थी, वहां से उनको बैलगाड़ी पर आना पड़ता था। लेकिन एक शहर से बड़े दूसरे शहर जाना है तो उनके पास सड़कें नहीं थी, लेकिन उनके पास क्या था, रेलवे। तो रेलवे ने जितना बेनिफिट अंग्रेजों को किया उससे ज्यादा बेनिफिट हमारे भारतीयों को किया है। तो रेलवेज कब आए हैं, 1853 में रेलवे का क्या हुआ, इंट्रोड्यूस्ड हुई इंडिया में 1853 में। और इसका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इकोनॉमी में। रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। नंबर वन, इट enabled people to understand long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers। जो मैं अभी बता रहा हूँ कि हमें इंडियंस को एक साथ लाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है वो निभाई है किसने, रेलवेज ने। ठीक है, रेलवे अगर ना होता तो शायद हम इतनी तरक्की ना कर पाते। इट फॉस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। अब पहली बात जो हुई है वो ये है पैसेंजर ट्रेन के लिए। पैसेंजर ट्रेन मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे। तो सेकेंड थिंग हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी, कैरिज ट्रेन की। कैरिज ट्रेन मतलब मालगाड़ी की। मालगाड़ी मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल था, जो हमारे किसी गांव देहात में हुआ है और उसको गुजरात या बॉम्बे के पोर्ट तक लाना है। सड़कें तो है नहीं जो कनेक्ट करें विलेजेस को एक दूसरे के साथ, लेकिन क्या कनेक्शन था, रेलवेज का। सपोज अगर बंगाल, बिहार, यूपी में कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन हुई है जिनकी रिक्वायरमेंट है किसको, अंग्रेजों को। सपोज इंडिगो, इंडिगो है ना, एक चैप्टर आपका इंग्लिश में भी है। तो इंडिगो का जो शेयर क्रॉपिंग वाला है वो चैप्टर, तो शेयर क्रॉपर्स ने जो इंडिगो उगाया और उसको कहाँ तक सप्लाई करके लेके जाना है, गुजरात के पोर्ट तक, क्योंकि वो आगे शिप में जाएगा कहाँ, लंदन, इंग्लैंड जाएगा। तो वो कैसे जाए, इजिली कैसे ट्रांसफर हो, तो वो काम किया किसने, रेलवेज ने। अब अगेन बात वही आती है, रॉ मटेरियल उगाया जा रहा है,
हमारी जो फूड क्रॉप्स थी वो थी नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल बाहर भेजा जा रहा है, और उसका नुकसान किसको हो रहा है? हमें। क्लियर? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने सोशल बॉन्डिंग्स तो कर दी, लेकिन क्या चीज़ वो नहीं कर पाए कि हमारे को फूड ग्रेन्स नहीं दे पाए। जितना भी माल था वो सब कहाँ चला गया? बाहर, अंग्रेजों के पास। ठीक है, नेक्स्ट वन, जो लास्ट टॉपिक है बिल्कुल इस चैप्टर का, बिल्कुल लास्ट टॉपिक, वो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ क्या होता है कि आजकल आप देखते हो ना, डाक विभाग, मतलब इनलैंड पोस्ट होते हैं, लेटर्स जिसको हम बोलते हैं, पोस्ट कार्ड आते थे, टेलीग्राम्स होते थे उस समय। तो ये सब चीजें भी अंग्रेजों ने चलाई थी। अब ये क्यों था? कि संदेश देना है, मैसेज पहुंचाना है, तो मैसेज पहुंचाने के लिए उनको टेलीग्राम की जरूरत थी। जैसे आजकल तो हम व्हाट्सएप किया, 1 मिनट में पहुंच गया, ईमेल किया, जो भी मेरी क्वेरीज है वो मैं कहीं पे भी पूछता हूँ। लेकिन उस समय जो फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो था टेलीग्राम। क्या था? टेलीग्राम। माना कि टेलीग्राम एक उस समय बहुत ही एक्सपेंसिव थिंग थी, क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया था ना, सिर्फ अंग्रेज ही यूज कर सकते थे, और नया नया इनोवेशन हो रहा था उस समय में। तो ये जो पोस्टल एंड टेलीग्राफ था, ये भी अंग्रेजों को ही बेनिफिट किया। आगे जाके हमें मिला बेनिफिट, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला है? अंग्रेजों को। ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था इन इंडिया विच सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। द पोस्टल सर्विसेज डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। कि हमें हर जगह पे पूरे देश में ये नहीं था कि हर गांव के अंदर हमारे को पोस्टल सर्विसेज मिल रही हैं, या हमारे को हर जगह पे हमारे को पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये एक लिमिटेड था, महंगा था। अगेन द पर्पस ऑफ इट टू सर्व द ब्रिटिशर्स। Okay, so that's all for the chapter 1, Indian economy on the eve of independence. होप आपको ये सारी वीडियोस में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। अब हम मिलेंगे आपके साथ नए जोश के साथ नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।